हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए, स्टेनो हो या जो नई वैकेंसी है यूपी लेखपाल, ये सेशन आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों यदि आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं आपके सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा आप सबको बता दें कि इस जो 20 क्वेश्चन हम लाते हैं, ठीक है, इसमें सब टॉपिक कवर है लगभग। ठीक है, तो एक कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आप सबका जो डाउट है सब धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा और आप सबको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीनें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये सब मशीन लर्निंग पर आधारित होती है। ठीक है, जो सीखती रहती है धीरे धीरे। ठीक है, तो पहला तो स्टेटमेंट तो सही कहा है। तो जो एआई होता है, ये सब स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होती है। ठीक है, धीरे धीरे मशीन के माध्यम से सीखती हैं। दूसरा क्या है, एआई केवल डेटा एंट्री के लिए उपयोग होता है, निर्णय लेने के लिए नहीं। क्या बात सही है? ऐसा नहीं है। जैसे जो एआई आजकल आप सब देख रहे हैं ना, ये आपके डेटा के माध्यम से जितने ज़्यादा डेटा रहेगा उतना अच्छा सुव्यवस्थित रूप से काम करेगा, उतने अच्छे से सीखेगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आप सब पहला ऑप्शन पर जाएंगे, केवल स्टेटमेंट एक सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप सब यहाँ पर इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये केवल एआई का पूरा नाम पूछा गया था हरियाणा के पेपर में। ठीक है, वह तकनीक है जो मशीनों को इंसान जैसे सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। जैसे चैट जीपीटी हो गया, सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सब एआई के उपयोग हैं। ठीक है, जबकि डेटा एंट्री तक एक केवल सीमित नहीं रहता है, इसकी जो दुनिया है ना बहुत बड़ा है। ठीक है, और किस पर आधारित होता है, जैसे हम सब जो कमांड देते हैं, जो निर्देश देते हैं। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से लिया गया है, एमएस वर्ड के शॉर्टकट की से। ठीक है, तो कह रहा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल से क्या होता है, एमएस वर्ड में बुलेटेड लिस्ट बनती है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। अगर आप सबको एमएस वर्ड में बुलेट लिस्ट लगाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल दाबेंगे। ठीक है, और कंट्रोल प्लस के का उपयोग हाइपर लिंक जोड़ने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, एक दे देता कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस पर हाइपर एच फॉर हाइपर लिंक पर चले जाते हैं, जबकि हाइपर लिंक का जो शॉर्टकट की है तो कंट्रोल प्लस के होता है। ठीक है, तो पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर दोनों सही हो गया। तो दोनों सही हो गया, आप सब आंसर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन सी पर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल बुलेटेड पॉइंट बनाता है और कंट्रोल प्लस के से किसी टेक्स्ट में लिंक को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और शॉर्टकट की क्यों यूज किया जाता है, आप सब जानते हैं, डॉक्यूमेंट एडिटिंग में तेज़ी करने के लिए। ठीक है, जब तक आप कमांड पे कंप्यूटर में टैब में जाएंगे, है ना, तब तक लिए आप काम कर देंगे शॉर्टकट की से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एमएस एक्सेल से है। कह रहा है कि इंसर्ट टैब में चार्ट, टेबल, पिक्चर इंसर्ट करने के विकल्प होते हैं। एक होता है इंसर्ट टैब। ठीक है, क्या इंसर्ट टैब में चार्ट होता है, क्या टेबल होता है, क्या पिक्चर होता है? जब आप सब अपना मतलब लैपटॉप हो, कंप्यूटर है ना, तो एक्सेल आप सब जो ये टैब होते हैं, ठीक है, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है, ये सब अच्छे तरीके से आप सब चेक कर लीजिए। तो बिल्कुल बात सही है, जो इंसर्ट टैब होता है ना, इसी के अंतर्गत चार्ट भी मिलेगा। ठीक है, जिसके माध्यम से आप चार्ट को बना सकते हैं, टेबल भी मिलेगा, पिक्चर आर्ट भी मिलेगा। सही है, तो पहला स्टेप में सही कह रहा कि फार्मूला टैब मुख्यतः टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है।
ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप सब डाउट हो जाओगे। जैसे आप सब जानते हो जो एक्सेल होता है ना, वो डेटा के लिए होता है, ठीक है। जो फार्मूला टूल्स होता है, जो फार्मूला टैब होता है, इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जैसे सम हो गया, इफ हो गया, है ना, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब फार्मूले होते हैं इसमें। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। तो ये भी ए आपका होगा, देखिए पहला सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, पहला, ठीक है। और इसका एक्सप्लेन भी देख सकते हैं, देखिए एक्सेल का इंसर्ट टैब डेटा प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग होता है, जैसे चार्ट बनाना हो, टेबल बनाना हो, पिक्चर लगाना हो, पाइव टेबल बनाना हो, ठीक है, ये सब जोड़ने के लिए किया जाता है। जबकि फार्मूला टैब में क्या होता है, जैसे सम हो गया, इफ हो गया, एवरेज निकालना है, ये सब फंक्शन होती है, ना कि फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। दोस्तों ये जो इसके पीडीएफ के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, ठीक है। वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए, निःशुल्क आप सबको पीडीएफ वहाँ पर दे दिया जाता है। आप सब 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए और सारा सेशन, जैसे पर्यावरण का भी क्लास ले आएंगे, ठीक है, यूपीजीके का भी है। जहाँ तक हो सकेगा आप सबको मतलब बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। कम देंगे, लेकिन जो देंगे एकदम सॉलिड देंगे, जैसे वीपीयू में आप सबको दिए थे, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ईमेल से है। कह रहा कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। कल एसएमटीपी के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है। इसका पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो पहला तो सही है। और POP3 और IMAP प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल बात सही है। एक भेजने वाला प्रोटोकॉल है और 2 रिसीव करने वाला प्रोटोकॉल है, दोनों में अंतर भी आप सबको बताए थे। POP3 क्या बताए थे, सर्वर से डेटा को मतलब डाउनलोड करके सर्वर से डिलीट कर देता है, और IMAP क्या करता है, इसका डेटा सर्वर पर बना रहता है और इसको कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। तो POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है। IMAP का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर भी दोनों बात सही है, तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए ईमेल सिस्टम में SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, संदेश को भेजता है, मतलब भेजने वाला प्रोटोकॉल है। जबकि POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 के वर्जन 3 है, ठीक है। और IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये सब क्या कहते हैं, सर्वर से संदेश या मैसेज को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वर से। देखिए कह रहा कि सर्वर नेटवर्क में संसाधन और सेवाएं प्रदान करता है, क्या बात सही है। जो सर्वर होते हैं, बिल्कुल सही कहा है, ये क्या करता है, नेटवर्क में संसाधन और सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। कह रहा कि क्लाइंट डेटा स्टोर करने का काम करता है, जैसे क्लाइंट हम सब आप सब हो गए, ठीक है। क्या हम सब डेटा को, जो कोई भी डेटा हो, जैसे मोबाइल का डेटा हो, ठीक है, इंटरनेट का डेटा हो, क्या हम सब इसको स्टोर करते हैं, जो भी हम मतलब एक्टिविटी करते हैं, क्या वो डेटा हमारे पास स्टोर होता है, नहीं, हम सब केवल यूज करते हैं, ये सब स्टोर करने का काम हमारा क्लाइंट का नहीं है, ठीक है। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका भी ऑप्शन क्या आप सब बनाएंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सिस्टम होता है जो फाइलें, डेटाबेस या वेबसाइट सर्विसेज उपलब्ध कराता है। क्लाइंट केवल सेवाएं प्राप्त करता है, डेटा स्टोर नहीं करता है, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है कि लैन एक छोटे क्षेत्र का नेटवर्क होता है, बिल्कुल बात सही है। लैन होता, मैन होता, वैन होता, ठीक है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटे क्षेत्र में यूज होता है। कर कि वैन एक शहर से या देश स्तर का नेटवर्क होता है, बिल्कुल बात सही है। वाइड एरिया नेटवर्क, इसका कनेक्शन एक शहर से दूसरा शहर हो सकता है या एक देश से दूसरा देश हो सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इसका क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर भी दोनों बात सही है, तो यहाँ आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए
इसका एक्सप्लेन भी आप सब देख सकते हैं कि लैन का पूरा नाम याद होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क, और स्कूल्स, ऑफिस जैसे सीमित जगह के लिए होता है, जबकि वैन वाइड एरिया नेटवर्क बड़े क्षेत्र जैसे राज्यों के लिए या देशों के लिए ये जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये सेशन अगर आप सब देख रहे हैं जो रेडियो ऑपरेटर का आया है, ठीक है, उसके लिए भी आप सब देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन वीपीएन से है। वीपीएन का पूरा नाम याद होना चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका पूरा नाम है, पूछा गया पेपर में। देखिए कह रहा है कि वीपीएन का उपयोग डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षित कनेक्शन बनाने में होता है। बिल्कुल बात सही है। वीपीएन का काम क्या होता है कि डेटा को इनक्रिप्ट करके आपका जो भी एक्टिविटीज़ है उसको सुरक्षित बनाता है। ठीक है, और वीपीएन सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा को असुरक्षित बनाता नहीं। देखिए सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा को असुरक्षित नहीं बनाता है, बल्कि कैसा बनाता है, सुरक्षित बनाता है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है जो कि ए ऑप्शन पर दिया गया है। ठीक है, वीपीएन का पूरा नाम आपसे से पूछा गया है तो आप सब याद कर लीजिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है, सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन बनाता है और ये आपके आईपी एड्रेस और डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है ताकि हैकर डेटा एक्सेस ना कर सके। ठीक है, एक कौन काम करता है, वीपीएन करता है। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 साइबर सिक्योरिटी से है। कह रहा है कि फायरवॉल नेटवर्क में अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए फायरवॉल क्या कहता है, आप सब प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, वहाँ 19 वीडियो लगभग होगा, हर टॉपिक वाइज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, यूपी 3% के लिए, यूपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मान लेते फायरवॉल है। ठीक है, ये मान लेते नेटवर्क से कोई चीज़ अनधिकृत चीज़ आ रहा है ना, तो ये क्या कहता है, फायरवॉल इसको यहीं पर रोक लेता है। केवल आप सबको मतलब जो आपके लिए उपयोगी है वही डेटा आपके डिवाइस तक पहुंचेगा। एक काम कौन करता है, फायरवॉल करता है। ठीक है, तो पहला तो सही है। कह रहा कि एंटीवायरस केवल हार्डवेयर को सुरक्षित नहीं, एंटीवायरस किसको सुरक्षित करता है, हार्डवेयर को नहीं, बल्कि वायरस से इस सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉरी दूसरा स्टेटमेंट आप सबका गलत हो गया, पहला आपका क्या है, सही है। देखिए तो पहला सही है। ठीक है, फायरवॉल क्या है, एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है। ठीक है, जो नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा को नियंत्रित करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो मालवेयर से सुरक्षा करता है, हार्डवेयर से नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 मशीन लर्निंग पर आधारित है। मशीन लर्निंग में डेटा से पैटर्न सीख कर भविष्यवाणी की जाती है। आजकल आप सब देख रहे हैं, ठीक है, एआई कितना ज़्यादा मतलब एडवांस होता जा रहा है। ठीक है, और नई नई जो आजकल व्हीकल्स आ रहे, गाड़ी आ रहे हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही हैं। ठीक है, सब मशीन लर्निंग पर आधारित है। तो मशीन लर्निंग में डेटा पैटर्न से सीखकर क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। बिल्कुल बात सही है। एमएल का मतलब मशीन लर्निंग में मानव हस्तक्षेप हमेशा आवश्यक हो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें हमेशा मानव मतलब इसमें कोई हस्तक्षेप करे तभी काम करे, ये स्वयं सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल पहला सही है, ये स्वयं सीखकर क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। मशीन लर्निंग एआई की शाखा है जो डेटा से सीखकर स्वयं प्रेडिक्शन करती है, जैसे गूगल फोटोज में चेहरे पहचानना। ठीक है, एक बार ट्रेनिंग के बाद मशीन लर्निंग मानव के बिना भी काम कर सकता है। ठीक है, इसको ज़रूरी नहीं कि बार बार आप हमेशा मतलब इसको कमांड देते रहें। क्वेश्चन नंबर 10 इनपुट आउटपुट से कह रहा है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल बात सही है, कल आप सबको बताए थे। ठीक है, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब कौन से डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। और कह रहा है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल बात सही, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, ये सब कौन से, स्पीकर हो गया, ये सब कौन से डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर भी दोनों बात सही है, तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए स्कैनर क्या कहता है, कागजी डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में
इनपुट करता है, जबकि प्रिंटर क्या करता है, कंप्यूटर से निकला डेटा पेपर पर आउटपुट, और ये क्या करता है, हार्ड कॉपी के रूप में देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सीपीयू से है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सबको पता है, क्योंकि यह सभी निर्देशों को संसाधित करता है। संसाधित मतलब प्रोसेसिंग करता है। बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि सीपीयू केवल डेटा स्टोर करने का काम करता है, प्रोसेसिंग नहीं करता है। ये बात गलत है। सीपीयू का जो सबसे बड़ा काम होता है ना, डेटा को प्रोसेस करना। ठीक है। तो केवल आप सबका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं, सीपीयू का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वास्तव में कंप्यूटर का सब ये मस्तिष्क होता है। ठीक है। और ये डेटा को प्रोसेस करने, लॉजिकल ऑपरेशन करने और अन्य हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, प्रमुख भाग होते हैं 3। ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक होता है एएलयू, अभी आप यहाँ देखे थे ना, लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन में कौन भाग लेता है सीपीयू का, एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणना और लॉजिकल तुलना करना। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, इसे क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं कंप्यूटर का। कंट्रोल यूनिट निर्देशों का क्रम को नियंत्रित करता है। और रजिस्टर्स क्या होता है, डेटा को अस्थायी रूप में स्टोर करता है। ठीक है। और देखिए सीपीयू डेटा को स्टोर नहीं करता, बल्कि उसे प्रोसेस करता है। ठीक है। मतलब स्टोर करता लेकिन अस्थायी रूप से करता है। ठीक है। ऐसा नहीं परमानेंट कर लेता डेटा को स्टोर। क्वेश्चन नंबर 12 पेमेंट टूल से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो मोबाइल के माध्यम से बैंक खातों को जोड़ता है। देखिए यहीं पर आप सब डाउट हो जाएंगे, क्या यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है? बिल्कुल बात सही है। एक ऐसा है रियल टाइम, जैसे मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं। ठीक है। 2 व्यक्ति हैं, आप तुरंत इस अपने मोबाइल से इसके मोबाइल में क्या करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। मिनटों सेकंडों में हो जाता है, और सेकंडों में इसके पास पैसा पहुंच भी जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, रियल टाइम है। यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं एनपीसीआई, ने विकसित किया। बिल्कुल बात सही है। यूपीआई कौन लाया था, एनपीसीआई। तो यहाँ पर भी दोनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। यूपीआई का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक भारतीय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी के माध्यम से तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है। यह एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। ये सबको सन याद होना चाहिए। इसके ज़रिए जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, जैसे ऐप्स काम करते हैं। ये सिस्टम आईएमपीएस, इसका पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर आधारित होता है, जो 24/7 चलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हैकिंग से क्वेश्चन लिया गया, साइबर अटैक से। कह रहा है फिशिंग एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइट पर ले जाकर उसका डेटा चुरा जाता है। फिशिंग, बिल्कुल बात सही है। थोड़ा सबको फिशिंग समझा दें। ठीक है। फिशिंग क्या होता है, जैसे आप सबको कभी कभी आप सब अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज देखते होंगे कि मुकेश अंबानी ने जो रिचार्ज कर दिया, फ्री रिचार्ज की, इस लिंक पर मतलब क्लिक करके आप सब मतलब अपना रिचार्ज कर लें। ऐसे फ्रॉड मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सर्कुलेट करते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या होता है, यही सब करते, इसी को फिशिंग बोलते हैं। आप सबको झूठा लालच दिलाएंगे। ठीक है। मैसेज आप सबके पास भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे। ठीक है। वेबसाइट के माध्यम से फिशिंग किया जाता है। तो पहला तो सही है। कह रहे कि मैलवेयर केवल मोबाइल एप्लीकेशन में पाया जाता है, कंप्यूटर में। देखिए मैलवेयर कंप्यूटर मोबाइल सब जगह पाया जाता है, एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। फिशिंग एक बहुत आम
सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, ठीक है, जिसमें ईमेल हो या लिंक के जरिए उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइट पर लाया जाता है, वहाँ से पासवर्ड हो गया, ठीक है, बैंक डिटेल्स जैसे जानकारी चोरी होती है। मैलवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे सर्वर हो में घुस सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग कई व्यक्तियों को एक साथ व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। तो आप सब जब एमएस वर्ड को ओपन करते हैं ना, तो एक टैब मिलता है मेल मर्ज का, इसके माध्यम से आप मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। मेल मर्ज में मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स दोनों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बात सही है। तो मेन डॉक्यूमेंट और डेटा उसमें होना ही चाहिए, तो दोनों यहाँ सही होगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। देखिए, मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक उपयोगी सुविधा है, जिससे एक ही टेम्पलेट के आधार पर सैकड़ों लोगों को व्यक्तिगत पत्र या प्रमाण पत्र या आमंत्रण पत्र भेजे जा सकते हैं, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, वह फॉर्मेट या टेम्पलेट होता है, ठीक है। डेटा सोर्स क्या था, अभी वहाँ ज़रूरत पड़ा था ना ऊपर, इसमें नाम होता है, पता होता है, ईमेल जैसी जानकारी होती है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक यूनिक डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एमएस एक्सेल से है, कह रहा कि एक्सेल के डेटा टैब में फिल्टर होता है, सॉर्ट होता है और डेटा वैलिडेशन जैसी सुविधा होती है। जब आप सब एक्सेल खोलेंगे ना, तो एक मिलेगा डेटा, केवल ऐसे डेटा लिखेगा टैब। जब आप डेटा टैब में जाएंगे तो यहाँ वहाँ आप सबको मिलेगा फिल्टर मिलेगा, सॉर्ट मिलेगा, डेटा वैलिडेशन मिलेगा, ये सब विकल्प मिलेंगे। तो बिल्कुल बात सही है, एक्सेल के डेटा टैब में ये सब मतलब आप सबको सुविधाएँ मिलेगी। कह रहे कि व्यू टैब में चार्ट डिजाइन से जुड़ी सुविधा होती है। क्या व्यू टैब में होता है, वहाँ पर आप सबको एक व्यू टैब दिखेगा। व्यू टैब में चार्ट वोट नहीं बनाया जाता है, ठीक है, ये सारी सुविधा वहाँ नहीं मिलती है, तो केवल पहला सही है। तो व्यू टैब में क्या मिलता है, देखिए, एक्सेल का डेटा टैब डेटा को व्यवस्थित करने में, फिल्टर लगाने में और डुप्लीकेट को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि व्यू टैब में पेज लेआउट होता है, फ्रीज पैन होता है, जूम होता है और वर्कबुक व्यू जैसे डिस्प्ले संबंधित सुविधाएं होती हैं। ये मेन इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, पेपर में पूछा गया है 2025 के पेपर में कि फ्रीज पैन किस टैब में पाया जाता है, व्यू टैब में पाया जाता है। ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, थोड़ा आप सबको बता दें, एक मिनट। फ्रीज पैन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये जो रो होता है, रो या कॉलम, ठीक है, चाहे जिसको आप फ्रिज कर सकते। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ लिखे ABCD E, कुछ भी लिख दें, ठीक है। अगर आप इसको आप फ्रिज कर देते हैं, जो कि रो है, ठीक है, तो आप ऐसे स्लाइड ऐसे ऊपर नीचे करते रहिए, ये आप सबको हमेशा दिखता रहेगा, ठीक है, ये हटेगा नहीं। ऐसे आप कॉलम को कर लीजिए, चाहे जितना हटाइए ये आप सबको हमेशा दिखे रहेगा, चाहे जिस नंबर पर आप जाइए, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रिज पैन बोलते हैं, ठीक है। और चार्ट का डिजाइन कहाँ पर होता है, चार्ट टूल में होता है, ठीक है, डिजाइन टैब में, एक डिजाइन टैब होता है वहाँ पर होता है, ना कि व्यू टैब में। क्वेश्चन नंबर 16 AI एप्लीकेशन पर आधारित है। कह रहे कि चैट जीपीटी और गूगल असिस्टेंट दोनों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP पर आधारित होते हैं, आधारित AI एप्लीकेशन है, बिल्कुल बात सही है। तो ये सब जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, जैसे आप जब बोलते हैं, ठीक है, आपकी भाषा को, आपकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। कह रहा कि AI का उपयोग केवल रोबोटिक्स में होता, अन्य क्षेत्र में। AI का प्रयोग स्वास्थ्य हो गया है ना, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, बहुत सारा जगह इसका यूज होता है। आने वाले समय बहुत ज़्यादा यूज होगा, जैसे व्हीकल्स में भी यूज होने लगा है। देखिए, AI आज स्वास्थ्य हो गया, वित्त विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, ग्राहक सेवा हो गया, ऑटोमेशन, सभी क्षेत्र में हो रहा AI का यूज। चैट जीपीटी, अलेक्सा, सिरी, ये सब NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित होता है, ठीक है, जो मानव भाषा को समझता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 ईमेल पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए,
कह रहा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए। ईमेल सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा परत है, बिल्कुल बात सही। जैसे टू फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप सब अपना मोबाइल होता है, आपका मोबाइल पहले एक बार पासवर्ड लगाते हैं, मतलब खाली मोबाइल ओपन हो जाता है वो, ठीक है। फिर जब आप गूगल पे करने जाते हैं, फिर एक पासवर्ड आप सबको मिलेगा, ठीक है। गूगल पे एप्लीकेशन का लगाते हैं, एक पासवर्ड मिलेगा। फिर जब पिन डालते हैं तो 2 पासवर्ड मिलेगा। तो यही 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होता है, कई लेयर में सिक्योरिटी में बांधना, ठीक है। कह रहा कि 2FA में केवल पासवर्ड की आवश्यकता होती है। केवल पासवर्ड नहीं लगता, बहुत सारा जैसे फिंगर भी आप सब लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ केवल पहला सही है, ठीक है। अब फेस लॉक भी लगा सकते हैं। देखिए 2 फैक्टर में पासवर्ड के साथ साथ दूसरा सत्यापन जैसे OTP हो गया, ठीक है। OTP भी इसी के अंतर्गत आता है, इसके माध्यम से भी वेरीफाई होता है। मोबाइल कोड हो गया, सुरक्षा कुंजी, ये सब आवश्यक होता है। यह सिस्टम अकाउंट को हैकिंग से बचाने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसे बोलते ANN, पूरा नाम याद होना चाहिए। एक होता CNN, ये फेस को रिकग्नाइज करता है, जैसे आप सब फेस लॉक लगाते हैं ना, तो आप सबको जो पहचानता है CNN। तो ANN का पूरा नाम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग में इसका प्रयोग होता है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि ये डेटा से खुद सीखने की क्षमता नहीं रखता, एक बात गलत है। डेटा से खुद सीखने की क्षमता रखता है, तो केवल पहला सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देखिए डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक उन्नत तकनीक है, ध्यान देना। डीप लर्निंग किसका उन्नत तकनीकी है? मशीन लर्निंग की, जो न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से काम करती है। ये मनुष्य के मस्तिष्क की तरह परतों में डेटा से पैटर्न सीखती है, जैसे चेहरा को पहचानना, भाषा अनुवाद, स्वचालित ड्राइविंग कार, ये सब होते हैं, ठीक है। यह स्वयं सीखने की क्षमता रखती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 प्रिंटर से लिया गया है। कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर छोटे व्यवसायों में उच्च गुणवत्ता के रंगीन प्रिंट के लिए उपयोग होता है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि लेजर प्रिंटर में टोनर पाउडर और लेजर बीम का प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट एकदम सही कहा है। जो आप सबको एक प्लेलिस्ट में जाएंगे 19 वीडियो होगा, ठीक है। एक टॉपिक एक वीडियो केवल प्रिंटर पे होगा, उसमें टॉपिक वाइज है। तो ये सब जो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर क्या है, ठीक है, टोनर क्या है, ये सब बताया गया है। तो उसके बाद सब देख लीजिए, आप सबके काम आएगा। इंकजेट प्रिंटर में तरल इंक का उपयोग होता है, ये किया जाता है, जो फोटो और कलर प्रिंट के लिए आदर्श है। लेजर प्रिंटर तेज प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसमें टोनर पाउडर और लेजर बीम से इमेज ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि फायरवॉल नेटवर्क में आने जाने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करता। अभी आप सबको ऊपर बताए थे। कह रहा कि फायरवॉल केवल वायरस हटाने का काम करता है, मालवेयर के लिए होता है, ठीक है। ये बात गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा, केवल पहला सही होगा। देखिए फायरवॉल एक सुरक्षा तंत्र है जो नेटवर्क के इनबाउंड और आउटबाउंड डेटा पैकेट को फिल्टर करता है। यह तय करता है कि कौन सा ट्रैफिक अनुमति योग्य है और कौन सा ब्लॉक किया जाए। यह वायरस नहीं हटाता बल्कि अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है, ठीक है। वायरस को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? एंटीवायरस का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। जो भी आप सबका फीडबैक होगा उस पर हम ज़रूर काम करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब आप सब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।